नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। बच्चों, हमने अध्याय 4 को शुरू कर लिया था और लास्ट पार्ट में हमने हमारे अध्याय यानी कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग संख्या 8, जिसमें कि हम अभ्यास प्रश्नों को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न संख्या 1 से लेकर के अभ्यास प्रश्न संख्या 7 तक के सारे सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। भाई, वैश्वीकरण होता क्या है? अपने शब्दों में स्पष्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप इससे क्या समझ रहे हैं, मतलब ये है कि वैश्वीकरण की जो परिभाषा है वो क्या कहती है। तो जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा था कि वैश्वीकरण का अर्थ व्यापार और पूंजी के मुक्त प्रवाह और सीमाओं के पार व्यक्तियों की आवाजाही की स्थिति के तहत एक देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत करना है। यानी सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। यानी सीमाओं से पार अगर व्यापार हो रहा है, लोगों का आवागमन हो रहा है, आवाजाही हो रही है, और हम कहें कि पूंजी का मुक्त प्रवाह हो रहा है, तो ये सब स्थितियां इंडिकेशन देती है वैश्वीकरण के बारे में। तो ये थी हमारी वैश्वीकरण की परिभाषा। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा की जाए। भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? देखो बच्चों, जब हमने दशक की बात की थी 1950 और 1960 की, तो हमने ये देखा था उस समय जो व्यापार था, विदेशी व्यापार था या विदेशी निवेश था, उस पर अवरोध लगा दिया गया था। यानी उसे रोक दिया गया था कि आयात जैसी कोई चीज होगी नहीं। ठीक है, चाहे वो निवेश की बात आए, चाहे वो व्यापार की बात आए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है विदेशियों को लेकर के। ये दशक की बात है 1950 से 1960 की। तो ये क्यों लगाए गए थे उस समय की अगर हम बात करें तो आपको याद ही होगा भाई 1950 से पहले क्या घटना हुई थी। जाहिर सी बात है, हम 1950 में मतलब 26 जनवरी 1950 में हम गणतंत्र देश के रूप में स्टेबल हो गए थे। यानी अब हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि हमें हमारी अर्थव्यवस्था को स्टेबल करना है, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना है, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हैं। तो हमारा जो स्थानीय ढांचा था अर्थव्यवस्था का, व्यापार का, उसे मजबूत करना था। तो इसीलिए इसी दशक के अंदर जो अवरोधक थे उन्हें स्टेबल किया गया, ताकि हमारे स्थानीय व्यापार, स्थानीय उत्पादकों को स्टेबिलिटी मिल सके, वो इस प्रतिस्पर्धा में स्टेबल हो सके। फिर इसके बाद में अगर बात करते हैं हम 1991 की, तो उस समय हमने ये देखा था कि सरकार इन अवरोधकों को हटा रही है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो इन पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर रोक लगाने का कारण देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना था। इस स्तर पर आयात से प्रतिस्पर्धा ने उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न की होगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भाई जो स्थानीय उत्पादक थे उनको बढ़ावा देना था, उनको बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाना था, इसलिए जो अवरोधक थे उनका इस्तेमाल किया गया। वर्ष 1991 के आसपास की हम बात करें तो सरकार ने महसूस किया कि भारतीय उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करने और दुनिया भर के उत्पादन की तुलना में उत्पादकों की गुणवत्ता में सुधार करने का यह उचित समय था। यानी हमारे जो स्थानीय उत्पादक थे वो अब तैयार हो चुके थे इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए। विदेशी व्यापार से प्रतिबंध हटाने से हमारे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। ऐसी स्थिति का विचार करके भारतीय सरकार के द्वारा जो अवरोधक थे उन्हें वर्ष 1991 में हटा लिया गया था। तो ये थे दोनों कारण, भाई क्यों लगाया गया और बाद में क्यों हटाया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? भाई, श्रम कानून में लचीलेपन की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे श्रम कानून ये कहता है कि भाई आप श्रमिकों से इतना इनको लागत देंगे, इनको ये चीजें करेंगे, ये सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, इतने समय तक आप इनको निश्चित रोजगार देंगे। अगर ये सब नियम लचीले बना दिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लागत है वो कम होती है और कंपनियां उस व्यापार की तरफ, उस उद्योग की तरफ, उस उत्पादन को बढ़ाने की तरफ मूव करती हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो श्रम कानून के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि जैसे लचीलापन अपनाया गया, भाई कोई बाहर से आके जो औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं सरकार द्वारा,
तो उनमें विश्व स्तर की सुविधा दी जा रही है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि आरंभ के 5 वर्षों में किसी प्रकार का कोई टैक्सेस नहीं लिया जाएगा अगर आप वहां पर स्टेबल होकर कोई इंडस्ट्रीज लगाते हैं। तो ये सब जो लचीलापन अपनाया गया है वो इसलिए अपनाया गया है ताकि कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। और कंपनियों को फायदा क्या होने वाला है, एक तो उनके जो प्रोडक्ट है उनकी कॉस्टिंग कम होगी। अगर श्रमिकों को हम कहें कुछ समय के लिए उपलब्ध कराने का कानून हो जाए, भाई आपको जब जरूरत है आप श्रमिकों को उपलब्ध कर सकते हैं, तब तक के लिए रख सकते हैं, तो जो कंपनियां हैं उन्हें ये फायदा होगा कि वर्ष भर उन्हें सैलरी नहीं देनी। दूसरी चीज ये देखते हैं कि जो बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं उद्योग को लगाने के लिए, उनमें अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो साथ ही साथ हम ये देखेंगे कंपनियों को और मुनाफा होगा, और जहां मुनाफा होता है निवेशक वहीं अपना व्यापार स्टेबल करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। श्रम कानूनों में लचीलेपन से कंपनियों को निम्नलिखित कार्यों में मदद मिली है। देखो जैसे कम वेतन पर कुशल कार्यबल का लाभ उठाना, कर्मचारियों को बुनियादी प्रतिभूतियां सुनिश्चित नहीं करना, कम समय के लिए मजदूरों को काम पर रखना और काम का अत्यधिक बोझ कंपनियों के लिए लागत कम करने में मदद करें। यानी कि ये सब चीजें वो हैं जिसके के द्वारा जैसे ही लचीलापन आता है तो उसके रिजल्ट निकल करके आते हैं ये सब, और इन रिजल्ट्स के कारण कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना पसंद करती हैं। बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, कि भाई उत्पादन कितना होगा, कौन सी चीज उत्पादित होनी चाहिए, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है। इसको हम ये देखते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कंट्रोल कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं भाई, देखो निवेश की तो इनके पास में कमी होती नहीं है। कई कई कंपनियां तो इतनी पावरफुल होती हैं कि एक पूरे देश की इकोनॉमी जितना उनका टर्नओवर होता है, इतना तो हमने देखा भी है, चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये कंपनियां इतना पावर रखती हैं कि क्या चीज प्रोडक्ट क्या उत्पन्न होना चाहिए, कैसी वैरायटीज होनी चाहिए, और ये चीज क्या कीमत होनी चाहिए, ये सब कौन निर्धारित कर रहा है, ये सब निर्धारित कर रही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी को असाइड करते हैं। एक दिल्ली का बहुत बड़ा सेलर है, शूज व्यापारी है, वो क्या करता है, वो आगरा में प्रोडक्शन हाउस से शूज लेता है, ठीक है। तो वहां पे उसने प्रोडक्शन हाउस को कहा कि मुझे शूज की जोड़ी चाहिए भाई, कम से कम 3000 मुझे जोड़ी चाहिए शूज की, ठीक है, इतने पेयर्स मुझे चाहिए। अब वो ये कहता है कि पर मेरी कंडीशन ये है कि मेरे पेयर्स की कॉस्ट होनी चाहिए 300 या इससे लेस, इससे कम होनी चाहिए। अब ये जो स्थानीय उत्पादक है, आगरा का जो व्यापारी उत्पादक है, प्रोडक्शन हाउस है, क्या वो इस ऑर्डर को नेगलेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना, एक बड़ा ऑर्डर है, अमाउंट ऑफ पेयर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो 3000 पेयर्स के लिए वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि कुछ ऐसा तैयार किया जाए, ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो और उसकी कॉस्टिंग भी कितनी आनी चाहिए, इससे नीचे रहनी चाहिए मेरे मुनाफे सहित। यानी चाहे मुझे 5 रुपीज़ ही मिले पर मुझे कॉस्टिंग इतनी या इससे नीचे ही रखनी है। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि उस कंपनी, दिल्ली की कंपनी के पास में पावर है, पैसा है कि उसे ऑर्डर इतना चाहिए और रेट इतनी चाहिए, तो स्थानीय उत्पादक जरूर बना करके देंगे। तो यही चीज होती है जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में जाती है ना, तो वहां के उत्पादन को नियंत्रित करती हैं। क्या प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, किस लागत पे चाहिए, कब तक चाहिए, ये सारे प्रश्नों के आंसर किसके पास होंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास। तो चलिए इस पे विचार किया जाए। विभिन्न तरीकों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में उत्पादन को नियंत्रित करती हैं। पहला, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित करके। कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से व्यापार करती हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि दोनों का शेयरिंग होता है कि भाई ये प्रोडक्ट उत्पादन होगा, मैं इतना निवेश कर रहा हूँ, आप इतना निवेश कीजिए, जो जितना निवेश देगा उसका लाभ उसके आधार पे होगा। अरे मैथ्स में हमने पढ़ा है ना, अनुपात समानुपात पढ़ते हैं हम, या हम ये देखते हैं कि दो व्यापारी साझा अनुपात करते हैं, एक ने इतना परसेंट लगाया, एक ने इतना परसेंट लगाया, तो उसी हिसाब से यहाँ भी ये ज्वाइंट व्यापार इनके साथ में किया जाता है। इसके अलावा अन्य जो स्थिति है वो होती है स्थानीय कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करके या उन्हें खरीद करके, यानी उन्हें टेक ओवर करके। टेक ओवर कर लिया, परक फूड्स वाला एग्जांपल हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का उपयोग करके, जैसा कि आगरा और दिल्ली का अभी एग्जांपल हमने देखा था। विकसित देशों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए ऑर्डर देती हैं छोटे उत्पादकों के साथ, जैसे वस्त्र, जूते, खेल के सामान आदि।
उत्पादों की आपूर्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को की जाती है, स्थानीय व्यापारियों द्वारा, स्थानीय उत्पादकों द्वारा, और जो ग्राहकों को ये कंपनियां अपने ब्रांड नेम से सेल आउट करती हैं। तो ये कई सारे तरीके हैं जिनके द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये निर्धारित करती हैं कि क्या उत्पन्न होना चाहिए, क्या उत्पादित किया जाना चाहिए, किस कॉस्ट में होना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? अमेरिका और अगर भारत वाला एग्जाम्पल हमें याद हो, कपास वाला, तो इसी हमारे प्रश्न पर निर्भर करता है। कैसे भाई? विकसित देश ये चाहते हैं कि जो WTO ने, विश्व व्यापार संगठन ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं मुक्त व्यापार के लिए, उदारीकरण के लिए, उन्हें फॉलो करे विकासशील देश। विकसित देशों की ये मंशा है। परंतु हम ये भी चाहेंगे कि जो विकासशील देश हैं वो भी ये चाहे कि जो WTO ने नियम बनाए वो सबके लिए बनाए। तो विकसित देशों, आपको भी ये क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। अगर ऐसा होगा तभी जो न्याय संगत वैश्वीकरण है, जिसका कि हम इस टर्म का कई बार यूज कर रहे हैं, तो न्याय संगत वैश्वीकरण का लाभ सभी देशों को, सभी व्यक्तियों को मिल पाएगा। तो चलिए इस पे विचार करें। देखिए, विकसित देश चाहते हैं कि विकासशील देश अपने व्यापार और निवेश को उदार बनाएं, क्योंकि तब विकसित देशों से संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम खर्चीले विकासशील देशों में कारखाने स्थापित कर सकती हैं और इस तरह कम निर्माण लागत और उच्च बिक्री मूल्य के साथ मुनाफा बढ़ा सकते हैं। भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जांपल याद कर लेना, फ्रांसीसियों का कर लेना, डेनमार्क वालों का कर लेना, डचों का कर लेना। स्ट्रीम में काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखें, ये इसी पर बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें कि विकासशील देशों को विदेशी व्यापार से प्रतिबंधों को हटाने, विकसित देशों के बाजार तक पहुंचने और अधिक आर्थिक मदद की मांग करनी चाहिए। भाई, ये कहना चाहिए विकासशील देशों को कि भाई आप भी ये प्रतिबंध हटाओ और आपके बाजारों तक जो हमारा व्यापारिक प्रोडक्ट है हम भी पहुंच कर सकें। प्रोडक्ट तो आप पहुंचा रहे हो, पर हमारी कंपनियां भी वहां स्टेबल हो सकें और हमें अधिक से अधिक आप आर्थिक मदद करें ताकि हम भी इस प्रतिस्पर्धा में स्टेबल हो सकें। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने देखी कि चाहे विकसित देश हो या फिर हमारे विकासशील देश हो, उन्हें वैश्वीकरण को लेकर के क्या क्या डिमांड्स उनके अंदर होनी चाहिए, उसके ऊपर हमारा ये प्रश्न था। तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाई। इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान है? नहीं है ना। श्रमिकों की स्थिति देख लीजिए, एक धनी वर्ग को इसका फायदा हो रहा है, बाकी हम देख पा रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसका फायदा उठा पाती हैं, स्थानीय उत्पादक हैं उन्हें कुछ मात्रा में इसका लाभ मिल पाता है, जबकि श्रमिकों को इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो एक समान शब्द तो यहां से हटा ही दो, यानी वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान बिल्कुल नहीं है। अब इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण शीर्ष भारतीय कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, लेकिन जहां तक श्रमिकों का संबंध है, वैश्वीकरण ने उन्हें खत्म कर दिया है। स्थायी से अब वो अस्थायी रोजगार की ओर बढ़ चुके हैं। शीर्ष भारतीय कंपनियों ने नई तकनीक और उत्पादन विधियों में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानक हैं उनको बढ़ा लिया है। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को स्वयं बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है। इसका उदाहरण आप देख पा रहे हैं, टाटा मोटर्स हो, इन्फोसिस हो, ये सब वो भारतीय कंपनियां हैं जो आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभर चुकी हैं। तो वैश्वीकरण का लाभ अगर श्रमिकों के लिए हम देख रहे हैं तो वहाँ तो नेगलेक्ट है, वहाँ तो कोई लाभ नहीं है। पर हम ये देख रहे हैं कुछ शीर्ष भारतीय कंपनियां हैं जिनके पास में अब नई टेक्निक्स हैं, उत्पादन के मानक बढ़ रहे हैं और उन्होंने अब स्वयं को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में स्टेबल कर लिया है। तो यहाँ पे हमने चर्चा कर ली, और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि लेकिन बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए वैश्वीकरण ने बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी। कई अब बंद हो गई हैं। रवि का एग्जाम्पल आप वहाँ याद कर सकते हैं। टीवी सेट के लिए जो संधारित्र बनाता था रवि, उसकी जो प्रोडक्शन हाउस था वो बंद हो गया, ठीक है, जिससे कई कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं रहा है, यानी इसका लाभ कुछ एक लोगों तक ही पहुंच पाया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न पे, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है,
व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। भाई देखिए, अगर व्यापार और निवेश की जो नीतियां हैं उनका अगर उदारीकरण होगा, उन्हें लचीला बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया होगी वो बूम करेगी। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था कैसे निवेशकों को रुझाने के लिए सरकार ने कितने सारी नीतियों में परिवर्तन किए। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, उदारीकरण का अर्थ राष्ट्रों के बीच व्यापार बाधाओं यानी अवरोधकों को दूर करना है। इनसे माल के आयात और निर्यात को आसानी से सुगम बनाया और विदेशी कंपनी को भारत में कारखाने और कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी गई है। यानी कि हम ये देखते हैं उदारीकरण एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा जो व्यापार की बाधाएं हैं दो राष्ट्रों के बीच में उसे हटाया गया है। इससे फायदा ये होता है कि आयात निर्यात आसानी से हो पा रहा है। अगर कंपनियां चाहें तो किसी भी देश में अपने कारखाने हो, प्रोडक्शन हाउस हो, वेयर हाउसेज हो, ऑफिस हो या फिर कॉल सेंटर्स हो, उन्हें अरेंज कर सकती है। और इसके कारण जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो होता है प्रतिस्पर्धा, जिससे कि जो भारतीय उत्पाद है उनकी गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। जो उपभोक्ता हैं उन्हें कई सारे ब्रांड्स की वैरायटीज मिल रही है। और नीति की में भी बात करें तो बदलाव का जो सारा विश्व है, जो संपूर्ण विश्व है, उसके समुदाय ने हमारी नीतियों में किए गए बदलाव का स्वागत किया है कि भाई आपने बहुत अच्छे चेंजेस किए हैं। चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र यानी कि सेज बनाने के काम हो, चाहे वहाँ पे स्टेबल होने पर जो विदेशी कंपनी है उसको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना, ये वाला रेगुलेशन हो, जब तक श्रम चाहिए तब तक आप श्रमिक रख सकते हैं, ये वाला रूल हो। तो इन सब नियमों का, इन सब नीतियों का जो हमारा विश्व समुदाय है उसने भी क्या किया है, स्वागत किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारीकरण के द्वारा जो वैश्वीकरण है उसे बूम मिलता है। वैश्वीकरण को अगर बढ़ावा देना है तो सरकार को उदारीकरण अपनाना ही पड़ेगा। तो बच्चों, ये थी हमारी पहली सीरीज अभ्यास प्रश्नों की, जहां हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक के सभी प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद करता हूं अध्याय को इतने अच्छे से समझने के बाद में ये प्रश्न हमारे लिए मुश्किल नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलता हूं आपसे अंतिम भाग में जिसमें हम आगामी प्रश्नों को देखेंगे और अध्याय का समापन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।